आप सभी को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सीएम लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए किस तरह की प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। उसका आवेदन ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के पहले एक जानकारी का प्रपत्र भी आपको तैयार करना होगा, जिसमें शासकीय कर्मचारी, अधिकारी आदि भी आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको खुद को ही काफ़ी कुछ जानकारी हो जाएगी और आप उस प्रपत्र को आसानी से फिल कर देंगे। और जब आपके गांव में, शहर में कैंप लगेंगे जहां पर सरकारी विभाग उपस्थित होगा, वहां पर बहुत आसानी से आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सदैव इसके साथ बने रहिए, लाभ में रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, हम आपको एक प्रपत्र दिखा रहे हैं। जैसा कि इसका नाम आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र। ध्यान रखिए, ये आपकी आवश्यक जानकारी एकत्र करने का प्रपत्र है। यह आवेदन पत्र नहीं है, बट आपको इसको तैयार करना रहेगा और इसको तैयार करके आपको संबंधित अधिकारी, कर्मचारी को देना होगा, जो इसके आधार पर आपका ऑनलाइन आवेदन करेगा। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 पर है आवेदिका की समग्र आईडी, यानी जो भी आवेदन कर रही हैं उसकी समग्र आईडी होगी और उस समग्र आईडी का आपको नंबर लिखना है पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम पे आपको आधार नंबर लिखना है। तीसरे कॉलम में आपको आपका नाम लिखना है, आवेदिका का नाम, यानी जिसके नाम से आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। 1000 रुपया प्रति माह जो राशि प्राप्त होगी, उनका नाम इसमें लिखना है। आवेदिका के पति या पिता का नाम, यहाँ ऑप्शन दिया है, आप चाहें तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं, आप चाहें तो पिता का नाम लिख सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यह योजना विवाहित महिलाओं के लिए ही है, तो सामान्यतः इसमें आप अपने पति का नाम लिखेंगे। लेकिन जैसा बताया गया है कि विवाहित महिलाओं के अंतर्गत तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता आदि स्त्रियां भी आती हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति है, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता होने वाली, और उसमें आप अपने पति के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने पिता का नाम यहाँ लिख सकते हैं। अगला कॉलम है 5वां जन्मतिथि का, जिसमें आपको पहले 2 कॉलम में दिनांक लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म 15 जनवरी को हुआ तो 1 और 5 लिख देंगे। यदि आपका जन्म 9 जनवरी को हुआ तो पहले कॉलम में 0 लिख देंगे और दूसरे कॉलम में 9 लिख देंगे। माह इसमें लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म दिसंबर में हुआ तो पहले कॉलम में 1 और दूसरे कॉलम में 2, इस तरह से दिसंबर का जो अंक है 12 वो लिख देंगे। यदि अप्रैल में हुआ है तो आप पहले कॉलम में 0 और बाद वाले कॉलम में 4 लिख देंगे। वर्ष में तो 4 अंक होते ही हैं, तो जो भी आपका वर्ष है जन्म का वो लिख दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी कम से कम आयु 23 वर्ष यानी 23 ईयर्स होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी आयु 60 वर्ष हो सकती है। तो उस हिसाब से आप अपने जन्म वर्ष को जब आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा। आवेदिका का पता लिखना है आपको। पता लिखने के बाद उसमें ग्राम, शहर, वार्ड का उल्लेख करना है, जिला लिखना है और पिन कोड भी लिखना है। आप में से अधिकांश लोग पिन कोड के बारे में जानते हैं। यदि आपको पिन कोड का पता नहीं है, आपको नहीं मालूम कि आपका पिन कोड क्या है, तो आप अपने गांव के पोस्ट ऑफिस से पता कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, मान लीजिए आप राजपुर ग्राम के रहने वाले हैं या राजपुर तहसील के हैं, राजपुर तो एक बड़ा अच्छा कस्बा है, तो आप इंटरनेट पर डालेंगे पिन कोड राजपुर डिस्ट्रिक्ट बड़वानी, तो पिन कोड मिल जाएंगे। बड़वानी नगर के अगर हम पिन कोड की बात करें तो वो है 451551, 451, 551, ये बड़वानी का है। इसी तरह से हर जगह का पिन कोड अलग अलग होता है। आप पिन कोड पता कर लीजिए और उसको लिख लीजिए, बहुत आसानी से पता चल जाएगा। पोस्ट ऑफिस से भी पता चल सकता है। उसके बाद है आवेदिका का मोबाइल नंबर, अनिवार्य है, आप इस पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए। फिर उसके बाद वर्ग में आपको क्या करना है, टिक लगाना है, या तो सामान्य वर्ग या अजा वर्ग या अजजा वर्ग या अपी वर्ग। यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो वहाँ टिक लगा दीजिए
अजा यानी अनुसूचित जाति, अजा यानी अनुसूचित जनजाति, अपीव यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। यह योजना सभी के लिए है, SC, ST, OBC और जनरल। अगला है, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो हाँ में आप हाँ के सामने जो चौकोर बना है उसमें राइट का निशान लगा दीजिए, और नहीं तो आप नहीं के सामने राइट का निशान लगा दीजिए। विवाह की स्थिति, इसमें भी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आप विवाहित हैं और आपका विवाहित जीवन अच्छे से चल रहा है तो आप विवाहित पर टिक लगा दीजिए। यदि विवाहित होने के बाद डिवोर्स हो गया या दुर्भाग्य से पति की मृत्यु हो गई और विधवा की स्थिति आ गई तो उसे टिक लगा दीजिए। परित्यक्ता का मतलब होता है कि आपको पति ने और पति के परिवार ने रखने से इनकार कर दिया है, आपका त्याग कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो स्त्री होती है वो परित्यक्ता कहलाती है। तो इन 4 में से किसी एक पर आपको टिक लगना जरूरी है। जैसा आप जानते हैं कि यह योजना केवल विवाहित स्त्रियों के लिए ही है। इसके पश्चात आप देखिए दूसरा खंड, आवेदिका द्वारा की गई घोषणा। इसमें आपको घोषणा करना है, और ये जो घोषणा आप देख पा रहे हैं यही इसके खास नियम है। इनको अगर आप पूरा करते होंगे तो आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। पहली घोषणा कर रहे हैं आप, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। सम्मिलित रूप से आप ध्यान रखिए, अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो आप इसको टिक लगाइए, और 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का क्या तात्पर्य है? तो परिवार का तात्पर्य होता है पति, पत्नी और बच्चे। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। दूसरा है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य करदाता नहीं है। यहाँ पर सामान्यतः तात्पर्य इनकम टैक्स से है कि आप इनकम टैक्स नहीं भुगतान करते, अर्थात आपकी आय इतनी नहीं है कि आप इनकम टैक्स की रेंज में आए, तो इस पर टिक लगा दीजिए। तीसरा है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी शासकीय विभाग में या मंडल में या उपक्रम में या स्थानीय निकाय में न तो नियमित रूप से न संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, और न ही सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई प्रकरण आपके यहाँ है, कहीं नौकरी में है या नौकरी की पूर्ण हो गई अवधि और कोई पेंशन वगैरह ले रहे हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है, मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। 4 पहिया वाहन यानी कार है, जीप है, ट्रैक्स है, वो नहीं है, और न ही ट्रैक्टर है। अगर इनमें से कोई भी चीज हुई तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगला है 5वां, आपको घोषणा पत्र में घोषणा करनी है कि मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। 5 एकड़ से अधिक भूमि होने पर हम लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। अगला पॉइंट है, मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी योजना में प्रति माह 1000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आपको किसी और योजना में 1000 रुपया या इससे अधिक का लाभ मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मान लो किसी और योजना में आपको 800 रुपया मिल रहा है तो यहाँ इस योजना में आपको 200 रुपया अतिरिक्त और मिल जाएगा। अधिकतम आप 1000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं, तो मैं स्वयं या मेरे परिवार में कोई सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत जनप्रतिनिधि नहीं है। यानी आप किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि, जैसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, पार्षद होते हैं, नगरपालिका अध्यक्ष होते हैं, इनको जनप्रतिनिधि कहते हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति पंच है या उपसरपंच है तब तो योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन पंच या उपसरपंच के अलावा और किसी भी प्रकार का कोई जनप्रतिनिधि के रूप में चयन या मनोनयन हुआ है तो लाभ नहीं मिलेगा। अगला है, मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य न तो भारत सरकार न राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष या संचालक या सदस्य नहीं। इन सब पर टिक लगना चाहिए। अगर आपका इनमें से किसी एक पर भी टिक नहीं लगा तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यही योजना की शर्तें हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आपको घोषणा पत्र पर साइन करना है। मैं तद द्वारा यह घोषणा करती हूं कि मुझे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 पोर्टल ऐप पर आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने और आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन जिसको OTP कहते हैं,
डेटा प्रदान करने की सहमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, यानी आपको ये सब चीज़ें भी उपलब्ध करवानी होगी। मैं यह भी सहमति देती हूँ कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 मेरी पहचान स्थापित करने और प्रमाणित करने के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। मैं एतद द्वारा केवल सरकारी सेवाओं और या सरकारी योजना के लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ अपने आधार EKYC विवरण साझा करने की सहमति देती हूँ। यहीं जो आवेदिका का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, यहाँ आपको साइन करना है। ठीक है, साइन करना अनिवार्य है। अब आगे देखिए, नोट लिखे हुए हैं 2। क्या नोट लिखे हुए हैं? यह जो प्रपत्र है केवल ऑनलाइन प्रविष्टि हेतु जानकारी एकत्रित करने के लिए है। ध्यान रखिए, इसको भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म भर लिया गया है। इसको भरने के पश्चात दूसरा पॉइंट अपन देख लेते। नोट, आवेदन ऑनलाइन सफलतापूर्वक दर्ज होने के पश्चात आपको एक पावती दी जाएगी तथा आपको SMS व्हाट्सएप के द्वारा भी भेजी जाएगी। 2 तरह से आपको सूचना मिलेगी। पावती का आप फॉर्मेट देख लीजिए। ये देखिए पावती का फॉर्मेट। जब आप इस प्रपत्र को लेकर जाएंगे और प्रपत्र ले जाने के बाद संबंधित व्यक्ति के द्वारा आपका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट का समय भी नहीं लगेगा और भी कम समय लगेगा। और जैसे ही आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा तो आपको यह पावती फाड़ कर दी जाएगी। इसमें क्या लिखा रहेगा? इसमें बहुत सारी एंट्रीज रहेगी, आप देख लीजिए और इसको लेकर ही आइए आप, है ना। जैसी भी वहाँ व्यवस्था हो, इसको प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी है और यही आपके पास सबूत होगा कि आपने आवेदन कर दिया। आगे चलकर किसी भी तरह की कठिनाई राशि प्राप्त करने में होती है तो यह आपके बहुत काम आने वाली रसीद होगी। इसमें देखिए 2 भाग हैं। पहला भाग है जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। अगर आपका आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज हो जाता है तो पहला भाग लागू होगा। अगर किसी कारण से आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है तो दूसरे वाले भाग में आपको राइट का टिक लगाकर दिया जाएगा। यदि आपका आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाता है तो इस पावती में आपके ऑनलाइन पंजीयन का क्रमांक लिखा जाएगा, आवेदन का दिनांक लिखा जाएगा। जैसा कि आपको पता है 15 मार्च से आवेदन होना प्रारंभ होंगे। तो अगर आप मान लीजिए 16 मार्च को आवेदन करने गए, 16 मार्च को आपका आवेदन हो गया तो दिनांक 16 मार्च लिखा दिया जाएगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आपके गांव, शहर, कस्बे में जब भी इसके कैंप वगैरह लगे तो जितनी जल्दी हो सके आप आवेदन कर दीजिएगा। देख लीजिएगा ज़्यादा भीड़ भी ना हो, कितने दिन रुकते हैं, कितने आवेदक हैं, उस लिहाज से सुविधा से आवेदन कर दीजिए। आवेदिका का नाम लिखा जाएगा, पति या पिता का नाम लिखा जाएगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निम्नानुसार स्थितियां पाई गई। आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है तो बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए आधार। आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल है, कर लीजिए। हाँ, नहीं, 2 विकल्प है। अगर नहीं है तो बैंक शाखा में जाकर तुरंत ही आप अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाएं। इसी तरह से अगर आपका बैंक अकाउंट DBT इनेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिस शाखा में आपका खाता है वहां जाकर इसको DBT इनेबल भी करवा लीजिए। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि उक्त कार्रवाई पूर्ण किए जाने पर एवं पात्रता होने पर ही आपके स्वयं के आधार लिंक DBT इनेबल खाते में ही राशि प्राप्त होगी, इसलिए उसको काम को संपन्न कर लीजिए। इसमें नोट लगा दिया है कि यह मात्र आवेदन की पावती है। आपका आवेदन मिल जाने भर से भी यह नहीं माना जाएगा कि आपको राशि मिलेगी। जब आपका आवेदन प्राप्त होगा तो उसका परीक्षण होगा। परीक्षण होने के पश्चात अगर योग्य आप पाए जाते हैं उस दिशा में ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक बात है। यदि आपका आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो उसके कारण बताते हुए आपको पावती दी जाएगी। 3 तरह के कारणों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। नंबर 1, अविवाहित होने से। अविवाहित व्यक्ति का आवेदन लिया ही नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप अविवाहित लड़की हैं तो आवेदन मत करिए। यदि आपकी आयु 23 वर्ष से कम है या 60 वर्ष से अधिक है तो भी आपका आवेदन ग्रहण ही नहीं किया जाएगा और आपको ये पावती दे दी जाएगी कि भाई आपने आवेदन, वो प्रपत्र दे दिया तो उसकी ये पावती दे दी जाएगी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। इसी तरह से समग्र में आधार EKYC न होने से भी आपको आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो EKYC आप पूर्ण करा लें तभी आप आवेदन करेंगे। इस तरह से यह पूरा आवेदन पत्र था जिसको आपने देखा। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। और भी कोई कठिनाई हो इस योजना के संदर्भ में या किसी
भी मार्गदर्शनात्मक विषय के परिप्रेक्ष्य में आपको कोई बात कहनी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अन्य लोगों तक आप इसे पहुंचाइए। चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ये महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।